तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विक्रांत पांचाल और हम पढ़ रहे हैं यूपी पॉलिटेक्निक मैथमेटिक्स सेकंड का यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है सारणिक एवं आव्यूह। तो आज हमारा सारणिक का हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक। तो सारणिक का हमारा जो लास्ट टॉपिक है यह है क्रैमर रूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपका क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट 5 नंबर में आपका क्वेश्चन आएगा। क्रैमर रूल आपको क्या होगा, देखिए आपको 3 इक्वेशंस देगा, लीनियर इक्वेशन। आपको इन्हें या तो वो बोल देगा कि इन इक्वेशन को आप क्रैमर रूल से सॉल्व कीजिए, या कह देगा कि रैखिक समीकरण निकाय के नाम से भी क्वेश्चन आ जाएगा कि आप इन्हें क्रैमर नियम से सिद्ध कीजिए, क्रैमर नियम से हल कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन इसमें आता है आपका आव्यूह विधि भी है, वो भी सेम क्वेश्चन है। मतलब ये आपकी इक्वेशंस आव्यूह विधि से भी हो सकती है और क्रैमर रूल से भी हो सकती है, लेकिन वो आपको लिख के देगा या तो आव्यूह विधि या क्रैमर नियम। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कौन सा मेथड लगाना है। हम पढ़ते हैं क्रैमर का नियम। क्रैमर का नियम क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए किसी भी क्लास में, जरूरी नहीं है केवल पॉलिटेक्निक, 11, 12, BSc, MSc कहीं पे भी आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है। आपके पास कोई इक्वेशन है 3 x, y और z में, आपको इन्हें x, y, z की वैल्यू निकालनी है सॉल्व करके। तो देखिए कैसे हो। तो देखिए हम सबसे पहले इसे लिख लेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या है, जो x के साथ वाले हैं वे A1, A2, A3, y के साथ वाले B1, B2, B3, z के साथ वाले C1, C2, C3। ये हमारे दूसरे मैट्रिक्स में सारे x, y, z, और जो इधर हो गया ये हो गया D1, D2, D3। तो इसे हम लिखते हैं AX इज इक्वल टू B की फॉर्म में। ये जो A है इसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी हिंदी में बोले तो गुणांक आव्यूह। तो हम क्या करेंगे, हमें देखिए डेल्टा निकालना है। डेल्टा एक नाम दे दिया इन सारणिक को, क्या, पहला डेल्टा है। इसमें केवल ये जो 3 कॉलम है ये जुकेदू लिख दिए, इन्हें सॉल्व करके हमारी कुछ वैल्यू आ जाएगी। सपोज कीजिए वैल्यू आई हमारी A, या आप सपोज करो वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारी 2। अब हम निकालेंगे डेल्टा 1। डेल्टा 1 क्या होगा, सेम टू सेम यही है, बस इसमें पहले कॉलम की जगह ये D1, D2, D3 डाल दिया हमने, बाकी दोनों सेम है। इसे सॉल्व करके भी कुछ हमारी वैल्यू आएगी। सपोज कीजिए वैल्यू आ गई 4। फिर डेल्टा 2। डेल्टा 2 कहाँ से निकलेगा, ये जो ये वाली सारणिक है इसमें दूसरे कॉलम की जगह D1, D2, D3 डाल दिया, पहला और तीसरा सेम टू सेम है। सिमिलरली डेल्टा 3। डेल्टा 3 हमारा केवल हमने तीसरा कॉलम D1, D2, D3, बाकी के पहले दोनों कॉलम सेम है। अब आप सपोज कीजिए, हम क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके ये सोचिए 6 आया, यहाँ पे 8 आ गया। कुछ भी आ सकता है, प्लस में, माइनस में, कुछ भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से जब हम x, y, z की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा जो x निकलेगा वो निकलेगा, देखिए 4/2, y निकलेगा हमारा 6/2, और ये हमारा z निकलेगा 8/2। और यहाँ से इन्हें सॉल्व करके हमारी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी 2, y की वैल्यू आ जाएगी 3, और हमारी z की वैल्यू आ जाएगी 4। तो जस्ट इतना सा है हमारा क्रैमर रूल, बहुत इजी है। सारणिक सॉल्व करना कोई बड़ी बात अब हमारे लिए नहीं बनी है। तो अब हम इसे सॉल्व करके देखेंगे क्वेश्चंस कुछ। इसी में ही देखिए हमें एक टॉपिक और मिलता है, संगत और असंगत। ये क्या होता है, संगत का मतलब है कंसिस्टेंट इंग्लिश में कहो, और हिंदी में कहो तो, असंगत को कहो तो इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि इन 3 इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए कोई भी एक इक्वेशन है हमारे पास, 2x + 4y, 2x + 4y इज इक्वल टू 10 हमारी कोई इक्वेशन है। अब हमें देखना है x और y की क्या वैल्यू मैं यहाँ पे रखूँ जो ये हमारा सॉल्व हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। अगर मैं यहाँ पे x बराबर 1 और y बराबर 2 रखूँ तो 2 × 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, और यही हमारा RHS था। दैट मीन्स x बराबर 1 और y बराबर 2 हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। तो
एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यू जो इन तीनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, दैट इज कॉल्ड अवर सॉल्यूशन। ये नहीं कि केवल एक इक्वेशन को या केवल दो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तीनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, तब वो इस रेखिक समीकरण निकाय का सॉल्यूशन कहा जाएगा। देखिए निकाय का मतलब यहाँ पे जस्ट इतना है, अगर एक इक्वेशन है तो उसे इक्वेशन बोल देंगे, अगर दो या दो से ज्यादा इक्वेशन है तो हम उसे निकाय बोलते हैं, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं हम उसे। निकाय का कोई ऐसा बड़ा कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो आपको समझ में आ गया। अब ये जो हमारा संगत है, अगर तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो संगत होगा, तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं तो वो हमारा असंगत होगा। अब ये हम पता कैसे लगाएंगे कि इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, वैल्यू कैसे निकलेंगी। कई बार आपको केवल एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं पूछेगा, केवल क्वेश्चन में पूछ लेगा बताओ कि ये जो तीनों समीकरण हैं ये संगत है या नहीं, इनका आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं। जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही करे, कई बार हो जाता है नहीं एग्जिस्ट करता है। उसके लिए क्या है, देखिए ये सारी चीज हमारी ना डेल्टा पे डिपेंड करती है। हम डेल्टा निकालेंगे, ये वाला डेल्टा। अगर हमारा ये जो डेल्टा है ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो हम यहीं से बता देंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है, हमारी जो इक्वेशंस हैं वो संगत है और उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी अद्वितीय हल होगा। क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आया, दैट मीन्स एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यू जरूर आएगी कि भाई ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, और वो वैल्यू ऐसी आएंगी जो यूनिक होंगी, यानी अद्वितीय, उनके जैसा और कोई नहीं होगा। यानी कि क्या कहना चाहता हूं मैं, देखिए जैसे हमने ये वाली कोई इक्वेशंस लिखी हैं, क्या x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4। अब अगर मैं x की जगह 1 रखूँ, y की जगह -3 और z की जगह 3 रखूँ, तो देखिए 1 -3 प्लस 3, 3 में से 3 गया 0, बचा 1, और यही राइट हैंड साइड में है। बहुत अच्छी बात है, इसमें भी देख लो आप, x की जगह 1 रखोगे, y की जगह माइनस के 3 दूनी 6 और z की जगह 3 तिया 9, 9 और 1 10 में से 6 गए 4, यही हमारा आ रहा है, ये रहा। दैट मीन्स 1 -3 और 3 इसका एक सॉल्यूशन है। वहीं अगर मैं -2 3 और 0 भी रखता हूं, इसे भी देख लीजिए, -2 प्लस 3 प्लस 0, 3 में से 2 गया 1, अगेन -2 3 दूनी 6 प्लस 0, 6 में से 2 गया अगेन 4। दैट मीन्स इस इक्वेशन के, इस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के एक से ज्यादा सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होगा केवल इकलौती यही वैल्यू होंगी, इसके अलावा किसी पे सेटिस्फाई नहीं होगा। और ये जो है अनंत हल वाला, यानी इसकी बहुत सारी वैल्यूज पे एक्स वाई जेड की जगह बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, कहीं पे ये सेटिस्फाई कर जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो देखिए अगर हमारा डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया, ये वाला, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आया तो हम लिख देंगे कि हाँ भाई हमारा जो ये इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन है, दैट मीन्स संगत है और इसके केवल अद्वितीय हल, यानी केवल एक ही हल होगा, एक्स वाई जेड की एक यूनिक वैल्यू होगी। दूसरी बात में आ जाते हैं भाई, यहां पे देखो दो ही केस बनेंगे, या तो ये 0 होगा या नॉन 0 होगा। अब 0 की तो हमने बात कर ली कि ये नॉन 0 होगा, तो क्या करेंगे, अब करेंगे 0 की बात। अगर ये डेल्टा 0 हो गया फिर बारी आएगी इनकी, हम डेल्टा 1 निकाल लेंगे। अगर डेल्टा 1 नॉन 0 हो गया तो ये कोई एक भी अगर 0 हो गया, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कोई एक भी अगर 0 हो गया तो इनकंसिस्टेंट है, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई उत्तर नहीं आएगा। यानी एक्स वाई जेड की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करने की जो इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। और अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों हमारे 0 आ गए, भाई ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, सभी 0 आ गए, फिर क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे z की जगह हम k पुट करेंगे। k पुट करोगे तो देखो ये भी एक कांस्टेंट था, ये भी एक कांस्टेंट होएगा, ये इधर आ जाएगा, और हम नॉर्मली विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड से अपना क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि हाँ कोई वैल्यू x y z की आ रही है या नहीं।
वो क्वेश्चन भी करेंगे, बाद में करेंगे एट द एंड। अभी हो सकता है आपको ये वाला केस समझ में ना आया हो, जब आप एक एग्जाम्पल देख लेंगे तब आपकी केस समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये दोनों केस आप समझ लीजिए, इसमें कोई डाउट हो तो देख लो आप एक बार, दोबारा वीडियो देख लो। अगर नहीं समझ में आ रहा, एक तरीका और है भाई, आप इतना समझ लो कि आपका क्रैमर रूल इतना है, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू लेनी है। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक्स वाई जेड है, अगर ये यहाँ पे ऊपर चलो कुछ भी एक नंबर है, अगर नीचे 0 हो गया, सपोज ऊपर 2 है, 2/0 हो गया तो क्या होगा भाई? कोई भी नंबर को हम 0 से डिवाइड कर नहीं सकते, दैट मीन्स ये आपका नॉट डिफाइंड होगा, या इनफाइनाइट भी कह देते हैं कभी कभार। तो ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। देखो इसमें हमारे क्या केस बनेगा, आप एक बात देखो, मान लो आप x निकाल दो, क्या केस बनेगा? या तो a/0 या 0/0 या a/b या 0/b। भाई यही तो केस बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, यही तो केस बनेंगे हमारे, इनसे अलग तो कुछ नहीं बनेगा। अब आप देख लो, अगर a/0 हो गया तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, इनफाइनाइट, नॉट एग्जिस्ट, इनकंसिस्टेंट, असंगत, कुछ भी कह सकते हैं। 0/0 बन गया, इस केस में हम लास्ट में बात करेंगे, इसे हम सॉल्व करके देखेंगे, लास्ट में बात करेंगे। अगर a/b हुआ, जैसे अभी 4/2 या कुछ भी कट पिट के आ रहा था या अपॉन में आ रहा था, तो है तो वो भी एक वैल्यू, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर 0/b हुआ, 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो, आंसर 0 आ जाएगा, तो ये भी एक तरीके का सॉल्यूशन हुआ। तो आपको यहीं से दिख रहा है क्या भाई, इस पे कुछ नहीं होने का, इसमें थोड़ा सा झंझट है हमारे पास, लेकिन ये दोनों बिल्कुल क्लियर है कि हाँ भाई सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। इन दोनों केस में आप देखिए, अपॉन में आपका नॉन जीरो एलिमेंट है, अपॉन में 0 तो नहीं है, दैट मीन्स अगर आपके अपॉन में 0 नहीं है, यानी कि आपका डेल्टा नॉन जीरो है, तो आपका 100% कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आएगा। वो बात अलग है सॉल्यूशन 0 आए या फिर कोई एक नंबर आए, यही हमने यहाँ पे लिखा है। अगर आपका डेल्टा नॉन जीरो होगा तो आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। दूसरा केस है, अब आ जाओ, ये तो 2 केस हमारे हो गए कि हाँ सॉल्यूशन आएगा, इन्हें हटा दो आप। Δ1, Δ2, Δ3 कोई एक भी अगर 0 हुआ तो असंगत हो जाएगा। अब देखो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई, देखो वही वाली बात है, a/b 0/b, इसमें भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इसमें भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इसका कुछ कह नहीं सकते, इसे सॉल्व करके देखेंगे, मान लो, लेकिन कर भी सकता है, कर सकता है, इस पर हमें चेक करना पड़ेगा। लेकिन इसका तो बिल्कुल ही पता है कि इस वाले केस में तो नहीं होने का सॉल्यूशन एग्जिस्ट, बिल्कुल क्लियर क्वालिफाइड है, बिल्कुल क्लियर लिखा है, होने का नहीं। तो हम इसमें यही तो कह रहा है, जब आप x y z भाई a/0 b/0 c/0, इसने क्या कहा Δ1 Δ2 Δ3। भाई अगर देखो a/0 बन गया, सॉल्यूशन नहीं होने का, तो हम आगे दिमाग खराब नहीं करने के, लेकिन किसी वजह से हमारा ये 0 बन गया, तो इस पर तो हम बाद में देख लेंगे भाई, क्योंकि 0/0 में तो पॉसिबिलिटी है, हम दूसरे पे आ जाएंगे। अगर ये नॉन जीरो बन गया तो भी इनकंसिस्टेंट, और एक इनकंसिस्टेंट हुआ तो सारे इनकंसिस्टेंट है, एक असंगत हुआ तो कुछ नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब है कि तीनों तो वैल्यू आनी चाहिए और तीनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसे ही अगर ये भी हमारा 0/0 हुआ तो इस पे भी सोचेंगे, अगर ये नॉन जीरो हो गया तब भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करने का। तो उसने यही तो बात बोली, अगर Δ1 Δ2 Δ3 में से कोई एक भी अगर हमारा 0 हो गया तब भी आपको असंगत मिलेगा, इनकंसिस्टेंट मिलेगा, या नो सॉल्यूशन भी हम उसे बोल सकते हैं। तीसरा केस मैं आपको समझा चुका हूं, बाकी जब एग्जाम्पल करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। इसे हम ऐसे ही लिख कर लेने देंगे, यहां पे हम एक एग्जाम्पल करते हैं। अब देखिए ये है हमारा क्वेश्चन, हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन मैंने देखिए प्रॉपर नहीं लिखा क्योंकि इसमें करना ही क्रैमर रूल है, फिर भी आप लिख लीजिए। चलिए, क्रैमर के नियम से लिखिए आप इसे 1 1 1 1 2 4 2 3 9
इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 3, 4, 6। ठीक है, आप इसे जब लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी, यानी कि आप निकालिए डेल्टा। डेल्टा कैसे निकलेगा देखिए, 1 1 1 1 2 4 2 3 9। शॉर्ट में निकाल दें। चलिए 1 बाहर, देखिए पहली रो वही, इसमें एक्सपेंड लिखने की जरूरत नहीं है। आप 1 बाहर, अंदर देखिए क्या जाएगा, 2 नियम 18 माइनस 4 तिया 12, माइनस के 1 बाहर, ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या जाएगा, 1 9 जा 9, 1 3 जा 3, प्लस के 2 बाहर, अंदर देखिए क्या जाएगा, 4 एकम 4, माइनस 1 दूनी 2, वन बाहर, अंदर जाएगा 18 में से 12 गए 6, 1 बाहर, 9 में से 3 गया 6, 2 बाहर, 4 में से 2 गए 2, 6 माइनस 6 प्लस के 4 दैट इज 4। डेल्टा की वैल्यू आ गई आपकी। यहाँ पे हम निकालेंगे अपना डेल्टा 1। डेल्टा 1 देखिए 3 4 6, ये वाला कॉलम आपको 1 की जगह रखना है, 3 6, बाकी दोनों एज इट इज, 1 2 4 2 3 9। कर दीजिए एक्सपेंड, 3 बाहर, अंदर देखिए क्या जाएगा, 9 दूनी 18 माइनस 4 तिया 12, माइनस के 1 बाहर, अंदर देखिए क्या जाएगा, 4 नम 36 6 तिया 18। भाई ये छुपा दी और ये छुपा दी, तो 9 चौक 36 माइनस 6 तिया 18, प्लस के 2 बाहर, अंदर देखिए क्या जाएगा हमारा, इस बार हम ये छुपाएंगे, 4 चौक 16 माइनस 6 दूनी 12, 3 बाहर, अंदर 18 में से 12 गए 6, माइनस का 1 बाहर, 36 में से 18 गए 18, प्लस का 2 बाहर, अंदर देखिए 16 माइनस 12, 16 में से 12 गए, ये आपका बचेगा 4, 6 तिया 18 माइनस 18 प्लस के 4 दूनी 8, ये हो जाएगा आपका 8। सिमिलरली आप डेल्टा 2 निकालेंगे। डेल्टा 2 निकालने में लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहला कॉलम एज इट इज, दूसरे कॉलम की जगह 3 4 6, तीसरा कॉलम एज इट इज। चलिए 1 बाहर, अंदर आपका जाएगा 4 नम 36 माइनस 36 18, माइनस का 3 बाहर, 9 एकम 9 माइनस 1 तिया 3, प्लस के 2 बाहर, 6 एकम 6 माइनस 1 इंटू 4, 1 36 में से 18 गए 18, माइनस का 3, 9 में से 3 गए 6, प्लस के 2, 6 में से 4 गए 2, 18 माइनस 18 प्लस के 2 दूनी 4 दैट इज 4। डेल्टा 3 बच गया हमारा, 1 1 1 1 2 4, C3 की जगह 3 4 6, कर दीजिए एक्सपेंड, 1 बाहर, अंदर क्या जाएगा, 6 दूनी 12 माइनस 4 चौक 16, माइनस का 1 बाहर, एक बार ये एक बार ये एक बार ये, माइनस का 1 बाहर, अंदर देखिए 1 इंटू 6 6, माइनस 1 इंटू 4 4, प्लस के 3 बाहर, ये देखिए आप 3 बाहर करते ही 4 एकम 4 माइनस 1 दूनी 2, 4 माइनस 2, 12 में से 16 गए, आपका बचा माइनस के 4, माइनस का 1, 6 में से 4 गए 2 3, 4 में से 2 गए 2, माइनस 4 एकम माइनस 4 माइनस 2, प्लस के 3 दूनी 6, 6 में से 6 गए, आपके बचे 0। तो यहाँ पे आप देखिए आपका डेल्टा
डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 चारों चीज आपकी निकल चुकी है। ये रहा आपका फॉर्मूला, रही और आपका आंसर आ जाएगा। रखते हैं, देखिए x बराबर क्या था हमारा फॉर्मूला, डेल्टा 1 बटे डेल्टा, y बराबर डेल्टा 2 बटे डेल्टा, z बराबर डेल्टा 3 बटे डेल्टा, यानी कि x बराबर देखिए 8 बटे 4, लिख दीजिए 8 बटे 4, यानी कि x बराबर 2। डेल्टा 2 की वैल्यू थी 4, 4 बटे 4 लिख दीजिए, y बराबर 4/4, यानी कि y की वैल्यू आ गई आपकी 1। अब देखिए z बराबर डेल्टा 3 की वैल्यू 0, 0/4, यानी कि z की वैल्यू आ गई आपकी 0, और यही आपका है आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको अपना आंसर वेरीफाई करना है, देखिए 5 नंबर की बात है, आपको अपना आंसर वेरीफाई करना है। ये XYZ की वैल्यू उठा के आप इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे तो आपका यही आ जाएगा। देखिए जैसे 2 1 0 है, x की जगह 2 + 1 + 0, 2 और 1 3, यही RHS है। दूसरी में देख लो, 2 + 1 × 2 2 + 0 × 3 0, 2 और 2 4, ये रहा सिमिलरली आपकी तीसरी इक्वेशन। तो आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम बच रहा है, 1 मिनट लगेगी, अपना आंसर वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि 5 नंबर की बात है और हम रिस्क नहीं ले सकते। तो अपना आंसर मैं तो कहूँगा कि आप ज़रूर वेरीफाई करें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए वैसे तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो सारे क्वेश्चन सेम टू सेम है। तरीका मैंने आपको बता दीजिए है, आप उनकी प्रैक्टिस करिए मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस की। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमें करनी है संगतता की जांच, यानी कंसिस्टेंसी देखनी है कि आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। तो करिए इसे सॉल्व। जब हम इसे लिखेंगे 2 1 3 -1 3 2 1 2 3, देखिए इनमें सबसे ज्यादा गलती होती है क्वेश्चन नोट करने में। आप क्वेश्चन जब अपने पेपर से लिखेंगे कॉपी में, वहां पर थोड़ी सी गलती, एक छोटी सी यहाँ पे प्लस माइनस की गलती, तो ये आपका पूरा आंसर अफेक्ट कर जाती है। देखिए जब आप इसे लिखेंगे डेल्टा 2 1 3 -1 3 2 1 2 3, जब आप इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे 2 बाहर, अंदर देखिए क्या जाएगा, 3 3 9 -2 दूनी 4, माइनस के 1, 1 3 3 -3 दूनी 6, प्लस के 1 बाहर, अंदर देखिए 2 ही कम 2 -3 9, यानी कि 2 बाहर, अंदर जाएगा 9 में से 4 गए 5, माइनस माइनस प्लस का 1, अंदर है आपका माइनस के 3, प्लस के 1, अंदर है आपका माइनस के 7, यानी कि 2 पंजे 10 -3 और माइनस के 7, माइनस के 7 माइनस के 3 माइनस के 10, 10 में से 10 गया, आपका आ गया 0, डेल्टा आ गया 0। तो कौन सा केस, दूसरे वाला केस। अब हम चलेंगे डेल्टा 1 पे। डेल्टा 1 देखते हैं। डेल्टा 1 हम अपना क्या बनेगा यहाँ पे 4 12 10, बाकी के दोनों कॉलम एज इट इज, -1 3 2 1 2 3, कर दीजिए एक्सपेंड, 4 बाहर, 3 3 9 -2 दूनी 4, माइनस के -1 बाहर, अंदर देखिए क्या जाएगा, 12 3 36 -10 दूनी 20, प्लस के 1 बाहर, 12 दूनी 24 -10 30, 9 में से 4 गए 5, माइनस माइनस प्लस 1, 36 में से 20 गए 16,
प्लस का 1, 24 में से 30 गए 6 माइनस का 4 पंजे 20 प्लस के 16 माइनस के 6, ये हो गया 36 माइनस 6 दैट इज 30, और ये आ गया आपका नॉन जीरो, और नॉन जीरो आते ही आपका क्या हो जाएगा, ये असंगत, असंगत यानी कि इनकंसिस्टेंट। और अगर हमारा डेल्टा यहाँ पे नॉन जीरो आ जाता, 1 2 3 4 कोई भी एक नंबर आया था, तो हमारा आंसर यहीं पे खत्म था, वो हो जाता आपका संगत, अद्वितीय हल। देखिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, कराने को मैं सारे क्वेश्चन करा दूँ, बट टाइम वेस्ट होगा आपका। मैं चाहता हूँ कम से कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। अब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 2 टाइप्स और रह रहे हैं, उन्हें करके वीडियो का एंड करेंगे। अब देखिए हमें ये वाला हल करना है, करते हैं फटाफट। 1 1 3 1 माइनस 2 6 माइनस 1 1 माइनस के 5 x y z, इधर है 0 0 0, डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा क्या होगा, 1 1 3 1 माइनस 2 6 माइनस 1 1 माइनस के 5, 1 बाहर, अंदर जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 पंजे 10 माइनस के 6 एकम 6, माइनस का 1 बाहर, 1 इंटू माइनस 5 माइनस के 3 एकम 3, प्लस के माइनस 1 बाहर, 6 एकम 6 माइनस 3 दूनी माइनस 6, 10 में से 6 गए 4, माइनस के 1 अंदर माइनस 5 माइनस 3 माइनस का 8, माइनस का 1 बाहर, माइनस माइनस प्लस 6 और 6 12, 4 माइनस माइनस प्लस 8 माइनस के 12, 8 और 4 12 में से 12 गए 0। अब देखिए आप 0 आ गया, जब आप डेल्टा 1 निकालेंगे पहले कॉलम में ये सब 0 0 0, बाकी के दोनों एज इट इज, 1 माइनस 2 6 माइनस 1 1 5। आप जानते हैं सारणिक की प्रॉपर्टी, यदि कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम आपका अगर 0 हुआ तो सारणिक का मान 0, तो ये हो गया 0। सिमिलरली डेल्टा 2 भी आपका 0, डेल्टा 3 भी आपका 0। जब आपका सब कुछ 0 हो जाए तब हम क्या करेंगे, वो आपका तीसरे वाला केस मैंने बोला था बाद में बात करेंगे। अब करते हैं उसके बारे में बात। इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसे 2, इसे 3, ठीक है। देखिए पुट z बराबर k इन फर्स्ट एंड सेकंड, कोई भी 2 ले सकते हैं जो उनसे भी आपको इजी सी दिखाई दे। तो ये होगा आपका x प्लस वाई माइनस के इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस का k इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू k, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का k। नया नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3, तो हो चुकी 4 और 5। नॉर्मली एलिमिनेशन मेथड जो सा हम 7th 8th क्लास से करते आए हैं, जिसे हम विलोपन विधि भी कहते हैं, उसे सॉल्व करके x y की वैल्यू ले लेंगे, k हम एक कांस्टेंट मान लेंगे। सपोज 2 3 4 भी तो आते थे यहाँ पे, तो वही एक नंबर मान लेंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप क्या करिए, इक्वेशन 4 में दो की गुणा करके इक्वेशन 5 में जो इक्वेशन नंबर 1 में 2 की गुणा करके इक्वेशन 5 में जोड़ने पर, इसमें जब आपने 2 की मल्टीप्लाई करी, ये आपका बना 2 की मल्टीप्लाई करी, ये आपका बना देखिए 2x 2y 2k, नीचे वाला आपका एज इट इज। अब हम इन दोनों को जब जोड़ देंगे, नीचे देखिए क्या बनेगा, 2x और x
3x, 2y से 2y खत्म हो गया, इधर बचा आपका 2k में से k गया k, x की वैल्यू आपकी आई k/3। ठीक है जी, x की वैल्यू k/3 आ गई। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, पुट x इन 4, पुट x इन 4। तो रख दीजिए, x की जगह क्या रखना है, k/3 प्लस y इज इक्वल टू k, y एज इट इज रख दो k, और इधर ये k-3 इधर चला गया। एलसीएम लेके हम जब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर किसी को एलसीएम लेना आ रहा है बहुत अच्छी बात है, मैं भी वो लॉन्ग मेथड ही प्रेफर करता हूँ, लेकिन एक सीधा सा शॉर्टकट अगर किसी को जिनका बेसिक वीक है, एलसीएम नहीं आ रहा, भाई 3 की मल्टीप्लाई तो इसमें कर दो, 1 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, अपॉन में इन दोनों, 1 3 जा 3, तो y की वैल्यू आ गई 3k में से k गया 2k/3। आप देखिए हमारा जो यहाँ पे आया भाई, x की वैल्यू आई हमारी क्या आई थी, k/3, y की वैल्यू आई 2k/3, और z बराबर हम k मान के चले थे यहाँ पे। ये वैसे तो आपका आंसर यहाँ पे आ चुका, लेकिन कई बार आंसर को थोड़ा इजी बनाने के लिए कई बार आंसर शीट में क्या कर देते हैं, जब हम k मान दें, k की जगह 3k मान लो, जब हमारा z बराबर 3k होगा, यानी k की जगह 3k, आप अलग से लिख दीजिए क्या, पुट k की जगह 3k, तो x क्या होगा आपका, k की जगह 3k/3, 3 से 3 गया, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी k, y की वैल्यू k की जगह क्या था 3k/3, 3 से 3 गया, ये आपका बना 2k, और z की वैल्यू आपकी 3k। ये आपके आ चुके हैं आंसर। आप इन्हें दूसरी फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप ऐसे भी, देखिए x y z, इसे बोलते हैं वेक्टर फॉर्म, इज इक्वल टू 1 2 3 k लिख दीजिए आप बाहर, और लिख दीजिए k बराबर 0 1 2 कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका लास्ट टाइप था। इसके बाद आपका ये चैप्टर सारणी खत्म हो चुका। कुछ एक आधे क्वेश्चन जो रह चुके हैं वो हम बिल्कुल एंड में करेंगे, एग्जाम्स के टाइम पे ट्राई करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, गुड बाय।